नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब माता पिता को पता चला बेटे को पिता को वृद्धाश्रम भेजने का सच, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। हॉस्पिटल का एक प्राइवेट रूम, जिसके सिंगल बेड पर लेटी जयंती विचारों में खोई हुई थी। अचानक खांसी आती है और वो सीने में हाथ रखकर खांसने लगती है। आंखों से आंसू भी आ जाते, जिन्हें वो अपने साड़ू के पल्लू से पोंछ लेती। खांसी से राहत मिलती तो वो फिर छत को निहारती हुई अपने ख्यालों में खो जाती। गोरा रंग, माथे पर बड़ी सी बिंदी, मांग में सिंदूर की लालिमा, हल्के नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी में ममता की मूरत लग रही थी। लेकिन उदास आंखें बार बार कमरे के दरवाजे को देख रही थी, जिसे थोड़ी देर पहले एक नर्स बंद करके गई थी। जयंती की उदास आंसुओं से भरी आंखें जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। जयंती की निगाहें फिर कमरे की छत को निहारने लगी और वो अपनी भावनाओं में बहने लगी। कल ही तो उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उसका बेटा अपूर्व उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट कराकर चला गया। उसके पति अजय ने भी उसे नहीं रोका। अजय तो घर से निकलते समय गेट तक आए भी नहीं। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दिए। शायद संक्रमित होने के डर से सामने नहीं आए होंगे, या फिर अपूर्व ने उन्हें मुझसे दूर रखा होगा। जब मैं कार में बैठ रही थी, तब मेरा 4 वर्ष का पोता आयान कितना रो रहा था। पापा, मुझे भी दादी के साथ जाना है। कहाँ ले जा रहे हो आप मेरी दादी को? लेकिन बहू स्वरा ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। मैं भी उसकी तरफ देखने का साहस नहीं कर पा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स अंदर आई, जो पूरी तरह कोरोना से बचाव के लिए किट से पैक थी। उसने थर्मामीटर से उसका बुखार चेक किया। जयंती को 103 बुखार था। उसने एक टैबलेट और पानी जयंती को दिया और उसके दाएं हाथ के बीच की उंगली में ऑक्सीमीटर लगाकर चेक करने लगी। फिर मन ही मन बुदबुदाई, ऑक्सीजन 88 है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती हूँ, लगाना पड़ेगा। नर्स जयंती से बिना कुछ बोले ही चली गई। जयंती फिर सोचने लगी, अपूर्व का जब जन्म हुआ तब उसकी देखभाल में कोई कमी ना हो, इसलिए अजय ने उसकी बैंक की जॉब छुड़वा दी, जबकि घर में अपूर्व की दादी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह तैयार थीं। जॉब छोड़ने के बाद तो जैसे पूरे घर परिवार की जिम्मेदारियों का सारा बोझ मुझ पर ही आ गया था। अजय तो अपने बिजनेस में इस तरह तल्लीन हो गए थे कि उन्हें घर के किसी भी काम और समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं रहा। जब मैं उनसे किसी काम के लिए कहती तो उनका जवाब होता, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी को भी पैसे दो और ये काम करवा लो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे इन सब कामों के लिए समय नहीं है। वैसे भी अब तुम्हारे पास जॉब का भी कोई टेंशन नहीं है, पैसे की भी कोई कमी मैं तुम्हें होने नहीं देता। फिर कम से कम तुम घर तो संभाल ही सकती हो। अजय के इस जवाब से जयंती निरुत्तर होकर चुप हो जाती थी। लेकिन सारा दिन घर के काम, सासू माँ की सेवा, बेटे अपूर्व की पढ़ाई से लेकर रिश्तेदारों तक सब कुछ अकेले संभालना आसान नहीं था। एक दिन तो अजय की उपेक्षा ने जयंती को विद्रोह करने पर विवश कर दिया। उस दिन जयंती का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रात में बुखार के कारण सारी रात वो सो नहीं पाई थी, लेकिन सुबह उठकर किसी तरह घर के काम निपटाने की कोशिश कर रही थी। अपनी दिनचर्या के अनुसार अजय 9 बजे सोकर उठे और सीधे किचन में आकर जयंती को ऑर्डर दिया, जयंती, आज मेरे 2 दोस्त अपनी फैमिली के साथ लंच पर आ रहे हैं, तुम लगभग 10 लोगों का खाना लंच में तैयार रखना। आज जयंती के सब्र का बाँध टूट गया। उसने मना करते हुए कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं लंच नहीं बना पाऊंगी। जयंती की ना सुनते ही अजय का गुस्सा भड़क हुआ, तुम सारा दिन घर में क्या करती हो यार? आज मेरे दोस्तों के लिए लंच नहीं बना सकती। हर सुख दिए हैं तुमको, लेकिन आज तुम मेरे दोस्तों के सामने मुझे गिराना चाहती हो, इसलिए ऐसे बहाने बना रही हो। अब जयंती चुप नहीं रह पाई। उसने अजय से कहा, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने मुझसे जॉब छोड़ने को कहा, मैंने जॉब छोड़ दिया। घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाती रही। बेटे की परवरिश, माँ की सेवा, सारे बंधनों में खुद को बांध कर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई थी। कभी तुम्हारा साथ ना मिला, ना कभी प्यार, लेकिन मैं फिर भी इस घर की खुशी के लिए इसलिए चुप रही कि तुमसे मैंने कभी ऐसे अपमान की कल्पना नहीं की थी। लेकिन आज तुमने मुझे इस तरह अपमानित करके मुझे निर्णय लेने पर विवश कर दिया है।
अब माँ को इस दुनिया से गए 2 वर्ष हो गए, अपूर्व भी 10 वर्ष का हो गया है। मैं फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ और आपको अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करती हूँ। आज से आपको मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी कफन देने की भी अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। इतना कहते कहते ही जयंती ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब जयंती को होश आया वो किसी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा। अजय उसके सिर के पास बैठे थे। जयंती को आंखें खोल देख उन्होंने जयंती का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बहुत प्यार से सहलाने लगे। उनकी आंखों से गिर रहे आंसू जयंती का हाथ भिगो रहे थे। जयंती कांपती आवाज़ में बोली, अजय तुम रो क्यों रहे हो? ये मुझे कहाँ ले आए? क्या हुआ है मुझे? अजय ने अपनी रुआंसी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं जयंती, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे हुआ क्या है? फिर जयंती याद करने की कोशिश करने लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उस दिन उसे बेहोश होने पहले की सारी घटना याद आ गई। उसने अजय के हाथ में अपना दूसरा हाथ प्यार से रखते हुए पूछा, क्या हुआ था मुझे अजय, प्लीज़ बताइए। अजय ने प्यार से जयंती के बालों को सहलाते हुए बताया, उस दिन तुम्हें हार्ट अटैक आ गया था, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। 2 दिन पहले ही तुम्हारी बाईपास सर्जरी हुई है। अजय के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो जयंती, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं अपने बिजनेस और पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हारे लिए समय ही नहीं निकाल पाया। लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराया और तुम बेहोश होकर गिर गई, तो विश्वास करो मैं भी निर्जीव हो गया था। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और आखिरी सांसों तक करता रहूँगा। अब कभी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये 2 दिन हर पल मरा हूँ मैं जयंती। उस दिन से आज तक पर्दे के पीछे खड़े हमारे बेटे की आंसू भरी निगाहें मेरा निरंतर पीछा कर रही हैं। उसकी निगाहें कह रही थी कि मैंने उसकी माँ, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ छीन लिया है। प्लीज़ जयंती, मुझे माफ़ कर दो। जयंती और अजय एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी नन्हे कोमल हाथों के स्पर्श से दोनों का ध्यान अपूर्व की ओर गया। वो जाने कब आकर दोनों से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा था। अजय ने अपूर्व के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा कर कहा, बस बेटा, अब तुम्हें कभी रोने नहीं पड़ेगा। मैं तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो। तीनों की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इस घटना के बाद जयंती का पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अपूर्व कब 25 वर्ष का हो गया और कब अमेरिका से MBA करके आ गया। उसने अजय का बिजनेस ही नहीं संभाला, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। जयंती को पता ही नहीं चला। उसकी शादी में अजय ने दिल खोलकर खर्च किया और बहुत खुशियाँ मनाई। बहू के रूप में आई स्वरा कब हमारी बेटी बन गई पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खुलने की आहट ने जयंती को अतीत से खींचकर वर्तमान में फिर ला पटका। नर्स एक वार्ड बॉय के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर उसे लगाने आ गई थी। नर्स जयंती को ऑक्सीजन लगाकर चली गई। जयंती को सांस लेने में पहले जो दिक्कत हो रही थी वो कुछ कम होने लगी थी और फिर उसके दिमाग में कोरोना के भय ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जयंती मन ही मन सोचने लगी, अजय ने अपना किया वादा आज तक नहीं तोड़ा। उस दिन से आज तक उन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशियाँ दी, इतना प्यार दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज वो मेरे सामने क्यों नहीं आए? ना ही उन्होंने मुझे अब तक कोई फ़ोन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन हो गए, घर में भी ना ही उन्होंने मुझे पुकारा, ना ही मुझे दिखे। अपूर्व और स्वरा ने मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। क्या हुआ होगा? जयंती की सांसें फिर असहज होने लगी। उसे फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अपूर्व ने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया। वो तो मेरे कुछ पूछने पर जवाब ही नहीं दे रहा था। उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। स्वरा तो बस आयान को संभालने में लगी थी, जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। क्या सच में मेरी हालत इतनी सीरियस है कि अब मैं नहीं बचूंगी? क्या अब मैं अजय, अपूर्व, स्वरा और आयान को कभी नहीं देख पाऊंगी? उन लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगी? जयंती की सांसें अनियंत्रित होने लगी थी। तभी उसे अपने दाहिने हाथ में चुभन सी महसूस होने लगी। उसने अपनी नज़रें घुमाई तो देखा नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी। जयंती ने नर्स से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी परवाह किए बिना नर्स कमरे से बाहर चली गई।
जयंती के दिमाग में फिर उधेड़ बुन शुरू हो गई। ईश्वर मुझे मेरे किए की सज़ा दे रहा है। मैंने भी तो अजय का दिल दुखाया था उस दिन, और मैंने तो इन 20 वर्षों में कभी अजय से माफ़ी भी नहीं मांगी। अजय सच में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 20 वर्षों में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उस दिन मैंने अजय से कहा था उनसे अपने लिए कफन भी नहीं लूँगी। तो क्या ईश्वर मुझे उसी पाप की सज़ा दे रहा है? क्या सच में मुझे कफन नसीब नहीं होगा? क्या ये लोग मुझे बिना कफन, बिना 4 कांधों के यूं ही ले जाकर जला देंगे? क्या अंतिम समय अजय के हाथों से मेरी चिता को अग्नि भी नसीब नहीं होगी? यही सब सोचते सोचते जयंती की आंखें बंद होने लगी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपनी आंखें खोल नहीं रख पा रही थी। शायद निद्रा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था, लेकिन जयंती का दिमाग अब भी शांत नहीं था। जयंती बंद आंखों से भी देख रही थी। उसने गोल्डन बॉर्डर की लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, हाथों में लाल रंग की ढेर सारी चूड़ियाँ, पाँव में सुंदर से पायजेब, माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी, नाक में नथ जिसमें लगे मोती उसके गोरे गाल को बड़े प्यार से छू रहे थे। मांग में पहनी सुंदर सी बेदी से लगे नगों में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लाल होठों के बीच दांतों की पक्तियां मोती सी चमक रही थी। जयंती ने हाथ में सुंदर सी सिंदूर की डिब्बी पकड़ रखी थी। तब अजय सफ़ेद कुर्ते पायजामे में आते हैं और जयंती के हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेते हुए कहते हैं, रुको जय, ये मैं लगा देता हूँ। अजय बहुत प्यार से जयंती के माथे की बेदी हटाते हैं और अपनी चिटकी से सिंदूर लेकर जयंती की मांग भर देते हैं। थोड़ा सा सिंदूर जयंती की नाक पर भी गिर जाता है। जयंती अपनी शादी के पल्लू से सिंदूर पोंछने लगती है, तो उसे रोकते हुए अजय बहुत प्यार से जयंती का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, नहीं जय, इसे मत पोछो। जयंती पूछती है, क्यों ना पोछूं अजय? अजय मुस्कुराते हुए कहते हैं, जय, जब मैं बहुत छोटा था तब एक बार बाबूजी से माँ को कहते सुना था कि नारी की मांग भरते समय उसकी नाक में सिंदूर गिरने का अर्थ होता है कि उसका पति उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, और तुम तो जानती हो ये सच है। जयंती मुस्कुराते हुए अजय का हाथ पकड़कर अपने गालों से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। अचानक किसी के स्पर्श से जयंती जागते हुए आंखें खोल देती है। नर्स उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल रही होती है। जयंती को एहसास होता है कि वो सपना देख रही थी, क्योंकि अजय तो उसके पास है ही नहीं। नर्स जयंती को बताती है कि अब आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है। जयंती नर्स से पूछती है कि क्या उसके घर से उससे मिलने कोई नहीं आया? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए कितना समय हो गया? नर्स जयंती को बताती है उसे सुबह 8 बजे उनके बेटे ने यहाँ एडमिट किया था और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। जयंती नर्स से फिर पूछती है कि उसके बाद क्या उसके घर से उससे मिलने कोई नहीं आया? नर्स कहती है यहाँ किसी को आने या मिलने की अनुमति नहीं है, और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। जयंती लेट जाती है और सोचने लगती है, क्या सच में अब मैं कभी अजय, अपूर्व, आयान, स्वरा से नहीं मिल पाऊंगी, उन्हें देख भी नहीं पाऊंगी? जयंती सिसक कर रोने लगती है, लेकिन आज वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। आंसू आंखों के कोनों से बहते हुए उसके सिर के बालों को भिगोने लगते हैं। जयंती अपने अतीत के पन्नों को और खोल पाती इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक वार्ड बॉय पूरी किट से पैक अंदर आता है। उसके हाथ में खाने की थाली है। वो जयंती के बेड के बगल में रखे स्टूल पर खाने की थाली रखता है और कहता है कि मैडम, खाना खा लीजिए। कमरे से बाहर जाते जाते वो जयंती से कहता है, मैडम, आपका मोबाइल आपके कपड़ों के बैग में है, उसे निकाल कर चेक कर लीजिए। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। वार्ड बॉय के ऐसा कहते ही जयंती में किसी तीव्र शक्ति का संचार होता है और वो बहुत फुर्ती से उठकर बैग में मोबाइल ढूंढने लगती है। बैग से मोबाइल निकालती है तो देखती है अपूर्व और स्वरा के 15 मिस कॉल पड़े हुए हैं। मोबाइल का चार्ज समाप्त हो चुका। कॉर्नर पर रेड लाइट दिखती है। उसके बाद भी जयंती अपूर्व को कॉल लगाती है। 3 रिंग जाती है और मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। जयंती बैग से जल्दी जल्दी सारे कपड़े बाहर निकालकर चार्जर ढूंढने लगती है, लेकिन सारे कपड़े निकालने के बाद भी चार्जर नहीं मिलता। जयंती हांफने लगती है और उसे बहुत खांसी आने लगती है। खांसी और सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। उसे फिर लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगी। जयंती बहुत मुश्किल से बगल में रखा पानी का गिलास उठाकर 2-3 घूंट पानी पीती है।
सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने की कोशिश करती है। तभी उसकी नज़र कॉल बेल के स्विच पर पड़ती है और वो स्विच दबा देती है। खांसी और सीने में हो रहे दर्द के कारण सीने को हाथों से जोर से दबाती हुई जयंती बेड पर उल्टी होकर पेट के बल लेट जाती है। लगभग 20 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स कोरोना सेफ्टी किट से पूरी तरह कवर्ड अंदर आती है। उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें एक सिरिंज और एक इंजेक्शन है। नर्स जयंती को सीधा लिटाती है और उसके हाथ में इंजेक्शन लगा देती है। जयंती की सांसें अभी भी काफ़ी तेज चल रही है। वो नर्स से कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब होती उसके पहले ही नर्स कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और चली जाती है। अब कमरे में जयंती की तेज चलती सांसों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद नर्स ने नींद का इंजेक्शन लगाया था इसलिए जयंती सो जाती है। सुबह के 6 बजे होंगे। कहीं दूर से आती किसी मंदिर के घंटे की आवाज़ से जयंती जाग जाती है और थोड़ा दिमाग में जोर देने पर उसे पूरी रात की घटना याद आ जाती है। जयंती अभी अच्छा महसूस कर रही है, सीने में दर्द नहीं है और सांसें भी नॉर्मल है। तभी उसे मोबाइल चार्जर की याद आती है और वो फिर बेचैन होने लगती है, लेकिन कल रात अपनी हालत को याद करते हुए खुद को संभाल लेती है। जयंती फिर से बेल बजाती है। वो सोचती है कि चार्जर मंगवा कर सबसे पहले मोबाइल चार्ज करके घर में बात करेगी। सब कितने परेशान होंगे। अपने अतीत में खोए रहने के कारण उसका ध्यान मोबाइल पर गया ही नहीं, लेकिन फिर याद करके मन ही मन कहती है कि मुझे अच्छे से याद है मिस कॉल अपूर्व और स्वरा के ही थे, अजय का कोई मिस कॉल नहीं था। अजय ने उसको फ़ोन क्यों नहीं किया? किसी बुरी आशंका से उसका मन काँप उठता है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वार्ड बॉय हाथ में नाश्ते की ट्रे रखकर रात के खाने की ट्रे उठाकर जाने लगता है। जाते जाते बोलता है, मैडम आपने रात में खाना क्यों नहीं खाया? लेकिन जयंती का जवाब सुने बिना कमरे से बाहर निकल जाता है। जयंती नाश्ते की ट्रे की तरफ देखती है। उसमें रखे चार्जर को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है और फुर्ती से ट्रे से चार्जर उठाकर पास के ही स्विच में लगा देती है। फिर मुड़कर नाश्ते की ट्रे के पास आती है तो उसमें उसे कागज़ का एक पेज दिखाई देता है। वो झपट कर पेज उठाती है और पढ़ने लगती है। ये तो अपूर्व की राइटिंग है। मन ही मन बुदबुदाती है और पढ़ना शुरू करती है। मेरी प्यारी माँ, हम लोगों ने कितना फ़ोन लगाया लेकिन आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। मैं बहुत घबरा गया था। रात के 11 बजे मुझे आपके मोबाइल के चार्जर का ध्यान आया जो सुबह जल्दी में मैं आपके बैग में रखना भूल गया था। माँ, मैं खुद को रोक नहीं पाया और रात को ही चार्जर लेकर हॉस्पिटल आने को निकल पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा रात के 11:45 बज गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा अभी आपको सुबह ही दे पाएंगी। उसने कहा आपको नींद का इंजेक्शन दिया गया है और आप सो गई हैं। मैं घर नहीं जा पाया माँ, सारी रात यहीं गार्डन में बैठकर आपके जागने और बात करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जयंती पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगी और मोबाइल की तरफ भागी। मोबाइल इतना चार्ज हो चुका था कि वह फ़ोन कर पाती। उसने तुरंत अपूर्व को फ़ोन लगाया। बेटे ने एक रिंग जाते ही फ़ोन उठा लिया। उसकी कांपती सी आवाज़ आई, कैसी हैं माँ आप? जयंती अपना रोना रोक नहीं पाई और फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपूर्व भी रोते रोते माँ को समझाने और चुप कराने की कोशिश करने लगा। माँ प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और आप डायबिटिक भी हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बस 2 दिन और माँ, फिर मैं आपको घर ले जाऊँगा। जयंती बहुत मुश्किल से अपना रोना रोक पाई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? अपूर्व ने कहा, सब ठीक है माँ, मैं जल्दी से पापा से आपकी बात करवा दूंगा। जयंती ने प्यार से कहा, तू रात भर यूँ गार्डन में क्यों बैठा रहा? खाना खाया तूने? स्वरा कैसी है? और मेरा आयान वो कैसा है? तुम लोग उसे बहुत प्यार से रखना। अपूर्व ने कहा, हाँ माँ सब ठीक है। बेटे के रोने की आवाज़ से जयंती बहुत विचलित हो रही थी। उसने कहा, अब बेटा तू घर जा, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अपूर्व ने कहा, हाँ माँ, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि हम सबसे फ़ोन और वीडियो कॉलिंग पर बात करती रहेंगी। जयंती ने कहा, हाँ बेटा प्रॉमिस। अब तू जल्दी से घर जा और हाँ अपने पापा से बात कराना मत भूलना। अपूर्व ने कहा, हाँ माँ फ़ोन रखता हूँ, अपना ध्यान रखना और टेंशन बिल्कुल मत करना। लव यू माँ। और फ़ोन कट जाता है।
धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। अपूर्व 24 घंटे में 3-4 बार फ़ोन ज़रूर करता है। स्वरा भी दिन में 1 या फिर 2 बार फ़ोन करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी अजय से बात नहीं करवाते। कभी कभी कहते हैं सो रहे हैं, कभी कहते बाथरूम में हैं, कभी कहते अपने दोस्तों के साथ वॉक पर गए हैं। अजय का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उन दोनों ने कभी आयान से भी बात नहीं कराई। जयंती हर पल किसी बुरी आशंका में घिरी रहती है। अपूर्व की आवाज़ भी बहुत बुझी बुझी लगती है। वह ज़्यादा बात भी नहीं करता। स्वरा भी बस उसकी तबीयत के लिए पूछकर फ़ोन काट देती है। आज जयंती को पूरे 14 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, और अभी सुबह 10 बजे नर्स उसे हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में यह कहकर बैठा कर गई है कि आज उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो यहाँ इंतज़ार करे, उनका बेटा उन्हें लेने आ रहा है। जयंती का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो अजय को लेकर बहुत चिंतित है। 1 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे अपूर्व वेटिंग हॉल में आता है और जयंती का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, चलिए माँ, घर चलिए। जयंती स्तब्ध सी अपूर्व को देखती है। चलिए माँ, अपूर्व फिर बोलता है। जयंती कहती है, हाँ चल बेटा, तू इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? और हाँ, तेरे पापा भी आए होंगे, बाहर कार में बैठे हैं क्या? माँ प्लीज़ आप घर चलिए, सब बताता हूँ। कपड़ों का बैग अपने कंधे में टांगता हुआ अपूर्व माँ का हाथ पकड़कर उठाता है। अपूर्व माँ को लेकर घर पहुँचता है। जयंती घर के मेन गेट पर ताला लगा देखकर हतप्रभ सी खड़ी रह जाती है। अपूर्व कार से चाबी निकालकर ताला खोलता है और माँ का हाथ लगभग घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है। ड्राइंग रूम में पकड़कर सोफे पर बैठाता है और जयंती के पैरों के पास बैठ जाता है। जयंती खामोश छत की दीवार को देख रही है और उसके आंसू गंगा जमुना की तरह बह रहे हैं। अपूर्व माँ की गोद में सिर रखकर कहता है, माँ आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। जयंती अपूर्व को झकझोरती हुई बोलती है, कहाँ है सब? ये घर खाली क्यों है? तेरे पापा आयान स्वरा कहाँ हैं? क्या हुआ है? तू कुछ बताता क्यों नहीं? तभी कार रुकने और गेट खुलने की आवाज़ सुनकर जयंती गेट की तरफ भागती है। बाहर आकर देखती है कि स्वरा, अजय और आयान दोनों का हाथ पकड़े हुए घर के अंदर आ रही है। एक पल में ही तीनों को देख जयंती का चेहरा खिल उठता है। तब तक तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। अजय से लिपटती हुई जयंती पूछती है, इतने दिनों से कहाँ थे आप? एक फ़ोन तक नहीं किया आपने। आप अपना किया वादा भूल गए? आयान दादी से लिपट कर कहता है, आप भी तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी दादी? आपने भी तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। जयंती आयान को भी गोदी में उठाकर पागलों की तरह चूमने लगती है। मास्क पहने होने के कारण उसके होठ आयान के गालों को छू नहीं रहे थे। अपूर्व माँ और पापा को सोफे पर बैठाता हुआ कहता है, माँ मैं आपको सब बताता हूँ। स्वरा कहती है, हाँ, और मैं आप सबके लिए चाय पानी और खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। जयंती अपूर्व के सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, जल्दी बता बेटा, क्या हुआ था? अपूर्व अभी भी जयंती के पैरों के पास ज़मीन पर ही बैठा था। अजय ने अभी तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं। वो गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें ठीक देखकर जयंती बहुत खुश है। अपूर्व बोलना शुरू करता है, माँ आपको याद है जिस दिन आपकी कोरोना की RT-PCR की रिपोर्ट आई, उसके 2 दिन पहले आपको बुखार था और उस दिन मैंने हम पाँचों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था, जिसमें पापा, स्वरा और आयान की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपकी और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मैंने आपको तुरंत एक कमरे में आइसोलेशन में रखते हुए खुद को भी दूसरे कमरे में आइसोलेट कर लिया था। इसी बीच मेरे दोस्त निखिल का फ़ोन आया तो मैंने उसे सबकी कोरोना रिपोर्ट की जानकारी दी। निखिल ने सलाह दी कि पापा जी को शहर के बहुत अच्छे वृद्धाश्रम में 15 दिनों के लिए भेज देते हैं। वहाँ उनकी देखभाल भी हो जाएगी और हम उम्र लोगों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। आंटी के स्वस्थ होने के बाद पापा जी को घर ले आएंगे। निखिल ने यह भी कहा कि आंटी डायबिटिक है और उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई है, इसलिए उनका RT-PCR टेस्ट भी करा लेते हैं, जिससे उनका CT वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। उसी बेस पर डिसाइड करेंगे कि आंटी को हॉस्पिटलाइज करना है या नहीं। निखिल ने यह भी कहा कि तू भी RT-PCR टेस्ट करा ले, रिस्क मत ले। और हाँ, स्वरा को बोल पापा जी को आश्रम भेजने की तैयारी कर दें। मैं आज ही उन्हें आश्रम छोड़ देता हूँ। माँ उसी दिन निखिल ने RT-PCR टेस्ट के लिए पैथोलॉजी से एक नर्स को भेज दिया और पापा के मना करने के बाद भी उन्हें हमें वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ा। उसी दिन शाम को 5 बजे स्वरा को भी हल्का फीवर लगने लगा।
जब नर्स RT-PCR टेस्ट के लिए आई तो मैंने स्वरा का भी टेस्ट करा दिया। जिस दिन आपकी रिपोर्ट आई मैं बहुत घबरा गया था। आपकी CT वैल्यू 10, मेरी 27 और स्वरा की C2 वैल्यू 29 थी। मैंने तुरंत निखिल को फ़ोन पर बताया और निखिल ने मुझसे कहा कि तुम और स्वरा में इन्फेक्शन बहुत कम है, तो आंटी को तुरंत हॉस्पिटलाइज करा। मैं अयान को अपने साथ घर ले आता हूँ। माँ, मैं और स्वरा बहुत घबरा गए थे। मैंने तुरंत हॉस्पिटल में बात की और आपको एडमिट कराने निकल पड़ा। निखिल भी तुरंत आकर अयान को ले गया। मैं जब घर आया, हॉस्पिटल से आए 2 लोगों ने हमारे गेट पर बैरियर लगाकर मुझे और स्वरा को होम क्वारंटाइन कर दिया। उसके बाद मैं और स्वरा घर से बाहर नहीं निकल सके। सॉरी माँ, मैंने उस दिन आपको झूठ लिखा था कि मैं रात भर गार्डन में बैठा रहा, क्योंकि सारा दिन आपके मोबाइल ना उठाने से बहुत घबरा गया था। मुझे लग रहा था आप यदि खुश रहेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, वो पत्र और मोबाइल चार्जर निखिल से मैंने ही भेजा था। पापा यहाँ से बहुत नाराज़ होकर गए थे, इसलिए उन्होंने हमसे इतने दिनों में कभी बात नहीं की और हम दोनों उन्हें कुछ बता भी न सके। अपूर्व की बात सुनने के बाद अजय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। सॉरी बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन निखिल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगा अब जयंती और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे। बुरी आशंकाओं ने मुझे इस तरह से अपने कब्जे में ले लिया था कि मैं सोचने लगा अब जयंती से कभी नहीं मिल पाऊंगा, और इसलिए तूने मुझे पहले से ही वृद्धाश्रम भेज दिया। और जब तू मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था तो मैंने मुझसे में अपना मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़कर फेंक दिया। जयंती रोते हुए बोली, आप अपने बेटे के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अजय ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जयंती, बुरी आशंकाओं ने मुझे हर पल मृत्यु दी है। कितना असहाय हो गया था मैं। अजय की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी स्वरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस पापा, अब बुरे दिनों को याद करके और मत रोइए। स्वरा ने माँ के पैरों के पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं जब पापा को लेने वृद्धाश्रम पहुंची तो वहाँ सभी अंकल ने बताया कि पापा कितने दुखी और परेशान रहते थे। जब मैंने पापा को सब बताया तो वो मुझसे लिपट कर भी बहुत रोए थे। वृद्धाश्रम से मैं और पापा आयान को लेने निखिल के घर गए। वहाँ पापा 1 मिनट भी नहीं रुके। आयान को गले से लगाकर रोते रहे और आपसे मिलने के लिए छटपटा रहे थे। आयान दादी की गोद में रोते रोते सो गया था। चारों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये आंसू अपार खुशी के थे। उनकी लौट आई थी खुशियाँ। निखिल दरवाजे पर खड़ा था और उसके मोबाइल पर गाना बज रहा था, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।